Welcome to the yet another session on the subject computer networks. And the topic of the today's discussion is the error control. In our previous session, we have already discussed the concept of the automatic repeat request, that is ARQ, that basically deals with three cases with the damaged frames, with the lost frames, and with the lost acknowledgement. And that ARQ can be of two types: stop and wait ARQ and sliding window ARQ. तो कल के लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द स्टॉप एंड वेट ARQ, और हमने डिस्कस कर लिया था द बेसिक वर्किंग फंडामेंटल ऑफ स्लाइडिंग विंडो ARQ. तो आज की जो डिस्कशन है हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे विद गो बैक एन स्लाइडिंग विंडो ARQ. तो इसमें भी हम तीन केसेस लेंगे, फॉर द डैमेज्ड फ्रेम्स, फॉर द लॉस्ट फ्रेम्स एंड फॉर द लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट. तो ये पार्ट हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन विद द गो बैक एन स्लाइडिंग विंडो ARQ. So in go back NARQ, if one from is lost or damaged, all frames sent since last frame acknowledged are retransmitted. क्योंकि स्लाइडिंग विंडो में क्या होएगा, सेंडर हर फ्रेम को सेंड करने के बाद एक्नॉलेजमेंट की वेट नहीं करेगा. बेसिकली सेंडर करेगा क्या, वो एक विंडो साइज लेगा और उस विंडो साइज के अंदर जितने भी फ्रेम्स होंगे, विदाउट वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट ही विल ट्रांसमिट ऑल द फ्रेम्स. तो मान लीजिए विंडो का साइज था 5. तो एक छोटी सी एग्जांपल से फंडामेंटल क्लियर कर लेते हैं. नाउ लेट्स अज्यूम दैट दिस इज द सेंडर एंड दिस इज द रिसीवर. तो स्लाइडिंग विंडो है, तो मान लीजिए विंडो का साइज है 5 का. तो ऑब्वियसली देयर विल बी 5 फ्रेम्स इन द विंडो, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू 4. तो अब स्लाइडिंग विंडो में सेंडर करेगा क्या, he will transmit all the frames in the window without waiting for the acknowledgement. तो वो 5 के 5 फ्रेम्स को सेंड कर देगा without waiting for the acknowledgement, like this. तो मान लीजिए अब हुआ क्या, ये बिल्कुल फ्रेम ठीक मिला, लेकिन जो सेकंड फ्रेम मिला दैट इज फ्रेम 1, उसमें कोई एरर आ गई. तो रिसीवर ने क्या किया, उसके लिए नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज दी. सो इट विल बी नेक 1, क्योंकि दिस इज फ्रेम 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट किसकी भेजी, 1 की. तो अब सेंडर क्या करेगा, वो चाहे उसके बाद 3 फ्रेम्स और सेंड कर चुका है, लेकिन गो बैक एन में क्या होगा, जिस एन नंबर यहां पे है नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, जिस फ्रेम की नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आई है उससे लेकर सारे नेक्स्ट फ्रेम को वो रीट्रांसमिट करेगा, लाइक दिस 1 2 लाइक दिस. तो अब रिसीवर करेगा क्या, जैसे ही उसको कोई डैमेज्ड फ्रेम मिला, वो नेक्स्ट फ्रेम को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो उनको डिस्कार्ड कर देगा. और जो फ्रेम उसको इनकरेक्टली रिसीव हुआ है उसकी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा सेंडर को. तो सेंडर को एन नंबर बैक जाना पड़ेगा और वहां से सारे फ्रेम्स वापस सेंड करने पड़ेंगे. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गो बैक एन ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट. तो चलिए अब फर्स्ट सिनेरियो डिस्कस करते हैं, गो बैक एन इन केस ऑफ डैमेज्ड डेटा फ्रेम्स. नाउ लेट्स अज्यूम दैट A is the sender and B is the receiver. Now let's assume that there are 7 frames in the window. Window size कितना है अब, 7 का. तो सेंडर ने क्या किया, फ्रेम्स भेजने स्टार्ट कर दिए, उसने 6 तक फ्रेम भेज दिए, लेकिन इन द मीन टाइम क्या हुआ, एक्नॉलेजमेंट आ गई 3 की. एक्नॉलेजमेंट 3 के आने का मतलब क्या है कि 0 1 2 ये करेक्टली रिसीव
हो चुके हैं एंड इट इज एक्सपेक्टिंग द फ्रेम नंबर 3। तो अब फ्रेम नंबर 3, 4, 5 ये भी वहां से तो सेंडर ने सेंड कर ही दिए हैं, लेकिन जो डेटा फ्रेम 4 रिसीव हुआ उसमें रिसीवर ने एरर डिटेक्ट कर ली और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज दी, किसके लिए? 4 के लिए। तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट 4 का मीनिंग ये है कि पहले 3 तो एक्सेप्ट हो चुके हैं, उसके लिए एक्नॉलेजमेंट आ चुकी है, लेकिन अब रिसीवर एक्नॉलेजमेंट वेट कर रहा था, एक्नॉलेजमेंट किसकी? 4, 5, 6 की। लेकिन इसी बीच आ गई नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट 4 की, जबकि 4, 5, 6 ये तीनों सेंडर सेंड कर चुका है ऑलरेडी, लेकिन जैसे ही नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट 4 की सेंडर के पास वापस आई तो उसको वापस जाना पड़ेगा किस फ्रेम के पास? 4 के पास। और उसके बाद जितने भी उसने सेंड किए हैं 4 से लेके 6 तक, उन सभी को वो रीट्रांसमिट करेगा। क्योंकि होता क्या है कि रिसीवर को जैसे ही कहीं किसी फ्रेम में एरर मिलती है वो उसके आगे फ्रेम्स को एक्सेप्ट करना बंद कर देता है, वो उसको डिस्कार्ड कर देता है और जिस फ्रेम में एरर होती है उसकी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज देता है। तो इसीलिए रिसीवर को जिस फ्रेम की नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आती है उसको इंक्लूड करके आगे वो जितने फ्रेम्स सेंड कर चुका है उन सभी को रीट्रांसमिट करना पड़ता है। दस दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ damaged data frames in go back and automatic repeat request. The second case is lost data frames. अब लॉस्ट डेटा फ्रेम्स के केस में कैसे होएगा, ध्यान से देखिए। तो अगेन ए इज द सेंडर एंड बी इज द रिसीवर। सेंडर ने का विंडो साइज जो है दैट इज ऑफ 5। विंडो साइज कितना है? 5 का। तो इट मींस सेंडर कैन ट्रांसमिट 5 फ्रेम्स विदाउट वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट। उसने 0 भेज दिया, 1 भेज दिया, 2 भेज दिया, 3 भेज दिया, 4 भेज दिया, लेकिन क्या हुआ? रिसीवर को 0 मिला, 1 मिला, 2 नहीं मिला, उसके बाद उसको मिल गया 3। तो अब ये सीक्वेंस टूट गया। तो जैसे ही ये सीक्वेंस टूटा, रिसीवर विल स्टॉप नो एक्सेप्टिंग द फ्रेम्स। वो इस टूटे हुए ऑर्डर को सेव नहीं करेगा। वो क्या करेगा कि जहां पे ऑर्डर टूटा, ठीक है जी, वो उसके लिए नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट ट्रांसमिट कर देगा और जहां से सीक्वेंस टूटा उसके बाद इस बाद जो जितने फ्रेम्स हैं उनको क्या कर देगा? डिस्कार्ड कर देगा। अब हुआ क्या है देखिए, उसको 0 मिल चुका है, 1 मिल चुका है, 3 मिल चुका है, 4 मिल चुका है, लेकिन उसने देखा यार 1, 0, 1, 3, 4, 2 तो है ही नहीं, ये तो आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी हो गई। तो वो 0, 1 के बाद कोई भी फ्रेम को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जहां पे सीक्वेंस टूटा है उसकी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज देगा और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट से लेकर के आगे जितने फ्रेम सेंडर ऑलरेडी सेंड कर चुका है वो उसको रीट्रांसमिट करने पड़ेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस्ट डेटा फ्रेम्स इन गो बैक NARQ। इस तरह से आप एरर को कंट्रोल कर सकते हो इन गो बैक एन। तो अब आपको यहाँ पे दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। एक तो जो रिसीवर है उसके पास कोई सॉर्टिंग मैकेनिज्म जो है वो कुछ नहीं है, वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में ट्रांसमिशन हो रही है और सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही डिलीवरी हो रही है। जहां पे सीक्वेंस टूटेगा, यूजर रिसीवर उसके आगे जितने फ्रेम्स होंगे जहां पे सीक्वेंस टूटा उस नंबर की नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज देगा और उसके बाद जितने आउट ऑफ सीक्वेंस फ्रेम डिलीवर हुए उन सभी को डिस्कार्ड कर देगा। और रिसीवर को जिसकी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिलेगी जिस फ्रेम की, वो उसको रीट्रांसमिट करेगा और उसके बाद उसने जितने फ्रेम्स ट्रांसमिट कर दिए हैं ऑलरेडी उनको वापस रीट्रांसमिट करेगा। इसीलिए हुआ ना गो बैक एन। एन था वो नंबर जिसकी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आई है, और चाहे उसके बाद n+1, n+2, n+3, n+4 वो फ्रेम्स सारे सेंडर जो सेंड कर चुका है, लेकिन उसको n+1, 2, 3, 4 से वापस n पे जाना पड़ेगा। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अब ये जो फ्रेम डिलीवर नहीं हुआ, मान लो दिस इज n, नेक्स्ट फ्रेम आ गया n+1, उसके नेक्स्ट फ्रेम आ गया n+2, लेकिन n के लिए नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज दी रिसीवर ने। तो जैसे ही n के लिए नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आई
तो सेंडर ऑलरेडी n+1 n+2 ये ट्रांसमिट कर चुका है, लेकिन वो क्या करेगा, वो वापस जाएगा n पे जिसकी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आई है और वापस से सभी फ्रेम्स को रीट्रांसमिट करेगा। द नेक्स्ट केस इज लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट। तो लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट के केस में अब टाइम जरूरत पड़ेगी टाइमर की। तो इस केस में क्या हुआ, मान लीजिए अब आपके पास देर आर विंडो साइज जो है वो है 4 का। Window size is of 4 frames. It means sender can transmit the 4 frames without waiting for the acknowledgement. तो सेंडर ने क्या किया, जैसे ही पहला फ्रेम भेजा उसने अपना एक टाइमर एग्जीक्यूट कर दिया। पहला फ्रेम भेजा, दूसरा भेज दिया, तीसरा भेज दिया, फोर्थ भेज दिया। अब क्योंकि विंडो के सारे फ्रेम भेज चुका है वो, अब इसके बाद वो वेट करेगा फॉर द एक्नॉलेजमेंट, तभी वो नेक्स्ट विंडो को स्लाइड करेगा। तो लेकिन अब हुआ क्या, सेंडर ने तो रिसीवर ने तो एक्नॉलेजमेंट भेज दी थी फॉर फ्रेम नंबर 3, दैट इज फॉर द फोर्थ फ्रेम, लेकिन वो अब तक सेंडर के पास आई नहीं, वो रास्ते में लॉस्ट हो गई। तो सेंडर वेट कर रहा है एक्नॉलेजमेंट की, उसने टाइमर एग्जीक्यूट कर रखा है। जैसे ही टाइम आउट होएगा तो सेंडर क्या करेगा, वो वापस जितने उसने फ्रेम सेंड किए हैं वो सारे के सारे रीट्रांसमिट करेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट। अगर लॉस्ट होगी एक्नॉलेजमेंट, फिर भी आपको जहां से आपने ट्रांसमिशन स्टार्ट करी थी वहां उस पॉइंट पे वापस जाना पड़ेगा और सारे फ्रेम्स को ट्रांसमिट करना पड़ेगा। द नेक्स्ट टाइप इज सिलेक्टिव रिजेक्ट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। अब गो बैक एन में तो है कि जहां पे एरर आई वहीं पे उतना वापस जाना पड़ेगा और वह सारे फ्रेम्स रीट्रांसमिट करने पड़ेंगे। लेकिन सिलेक्टिव रिजेक्ट, तो अब सिलेक्टिव रिजेक्ट में क्या होगा, आपको क्या है, एक ही फ्रेम रीट्रांसमिट करना है जिसकी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आएगी, बाकी सारे फ्रेम्स आपको रीट्रांसमिट नहीं करने। तो अगर आपने सिलेक्टिव रिजेक्ट करना है तो उसके लिए आपके पास अलग सा एक नो लॉजिक होना चाहिए टू इंप्लीमेंट द सिलेक्टिव रिजेक्ट। तो सिलेक्टिव रिजेक्ट में आपके पास जो प्रोसेसिंग रहेगी या एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज जो आपको चाहिए वो क्या चाहिए। नंबर 1, द रिसीवर डिवाइस मस्ट कंटेन सॉर्टिंग लॉजिक। क्योंकि पहले तो सिक्वेंशियल डिलीवरी हो रही थी, कोई सॉर्टिंग की लॉजिक की जरूरत नहीं थी। अब हो सकता है क्योंकि आप सिर्फ एक सिलेक्टिव फ्रेम को ही रिजेक्ट करोगे। मान लो आपको 0 मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया, उसके बाद मिल गया 4, तो आपने नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट किसकी भेज दी, 3 की, तो इसने 3 वापस भेज दिया। लेकिन 3 आपको कब मिला, 4 के बाद। तो अब आपको इनको सॉर्ट करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए रिसीवर के पास कोई सॉर्टिंग लॉजिक होना चाहिए ताकि वो आउट ऑफ डिलीवरी जो फ्रेम्स हैं उनको वापस सॉर्ट कर सके। दूसरा, सेंडिंग डिवाइस मस्ट कंटेन अ सर्चिंग मैकेनिज्म। रिसीविंग पे सॉर्टिंग होनी चाहिए और सेंडिंग पे सर्चिंग होनी चाहिए। वो क्यों, क्योंकि सेंडर जो है वो 0 1 2 3 4 ये चारों सेंड कर चुका है, लेकिन उसको 3 की आ गई नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, कब, 4 के बाद। तो अब उसको सर्च करना पड़ेगा अपनी लिस्ट में से 3 कहां पे है और उसको रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो सॉर्टिंग चाहिए रिसीवर साइड पे और सर्चिंग चाहिए सेंडर साइड पे। और दोनों साइड पे हमें बफर चाहिए टू स्टोर द सेंट एंड रिसीव्ड पैकेट्स। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, इन सिलेक्टिव रिजेक्ट ARQ एक्नॉलेजमेंट नंबर विल बी जस्ट लाइक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट नंबर। पहले तो हम क्या करते थे, 0 और 1 मिल गया और फिर सेंडर एक्नॉलेज कैसे करता था, एक्नॉलेज 2 कि 0 1 मिल गया अब 2 भेजो। लेकिन अब सिलेक्टिव रिजेक्ट में क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट कैसे आएगी, जो पैकेट एक्नॉलेज हो चुके हैं, ना कि उस पैकेट उस फ्रेम की आएगी जो एक्सपेक्टेड है, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। और पांचवी चीज है जो इसमें विंडोज का साइज है जो आपको छोटा रखना पड़ेगा। और विंडो का मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है, n+1 डिवाइडेड बाय 2। पहले हम विंडो का साइज कितना रखते थे, n-1। तो सिलेक्टिव रिजेक्ट में आपको विंडोज साइज छोटा रखना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं सिलेक्टिव रिजेक्ट ARQ इन केस ऑफ डैमेज्ड डेटा फ्रेम। तो अब हुआ क्या,
तो सेंडर ने ट्रांसमिट किया डेटा फ्रेम 0, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन इसी बीच नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आ गई 2 की, तो इट मींस उसको 2 जो है वो एररस मिला है, एरर है, करप्ट है। कौन सा? फ्रेम नंबर 2। तो अगर ये फ्रेम करप्ट है तो सेंडर क्या करेगा? उसी फ्रेम को रीट्रांसमिट करेगा वापस, ये नहीं कि वो सारे करेगा उसके बाद। तो लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है, जब यूजर ने रिसीवर ने किसी फ्रेम की नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजी, वो ना उससे पहले किसी की पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, ना उसके बाद, जब तक कि सारे फ्रेम्स रिसीव नहीं हो जाते। 0 हो चुका है लेकिन एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजी, 1 हो चुका है नहीं भेजी, 2 की नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज दी, इसलिए वो सभी की एक्नॉलेजमेंट को होल्ड करके रखेगा। जैसे ही नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट वाला फ्रेम उसको वापस मिला, तो उसने एक्नॉलेजमेंट भेज दी ऑफ 5 कि मुझे 5 तक प्रॉपरली मिल चुके हैं। तो नेक्स्ट है जी लॉस्ट डेटा फ्रेम। अब लॉस्ट डेटा फ्रेम में कैसे होएगा? सेंडर ने सेंड कर दिया है जी डेटा फ्रेम 0, 1, 2, 3, 4 और 5, लेकिन इन द मीन टाइम क्या हुआ? जो डेटा फ्रेम 2 था वो लॉस्ट हो गया, 0 मिल गया, 1 मिल गया, 3 मिल गया। तो जैसे ही इसको 3 मिला, रिसीवर को लगा यार ये तो सीक्वेंस टूट गया, इट मींस 2 जो है वो कहीं पे लॉस्ट हो गया। तो उसने 2 के लिए क्या भेज दिया? नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। और जैसे ही उसने नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजी फ्रेम नंबर 2 के लिए, द सेंडर विल रीट्रांसमिट द फ्रेम नंबर 2। दिस इज हाउ लॉस्ट डेटा फ्रेम्स आर हैंडल्ड। अब लॉस्ट डेटा फ्रेम का पता कैसे चला? क्योंकि आउट ऑफ सीक्वेंस डिलीवरी स्टार्ट हो गई, और जहां पे सीक्वेंस टूटा उसकी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट चली जाएगी, और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिलने पे सेंडर क्या करेगा? वो अपने बफर में उसने अभी सारा कुछ स्टोर करके रखा हुआ है, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आती। तो उसने देखा जी 2 लॉस्ट हो गया, वो सर्च करेगा और उसको रीट्रांसमिट कर देगा। द थर्ड इज लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट। तो लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट में अब क्या होएगा कि सेंडर फ्रेम सेंड करने के बाद अपना टाइमर एग्जीक्यूट कर देगा। अगर विद इन द टाइमर उसको एक्नॉलेजमेंट आ गई तो ठीक है, अगर विद इन द टाइमर उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं आती तो आप ध्यान से देखिए क्या हो गया। एक्नॉलेजमेंट उसको रिसीवर को रिसीव हो चुका था 0, 1, 2 एंड 2, एंड इट वाज एक्सपेक्टिंग द थर्ड फ्रेम, लेकिन गड़बड़ क्या हो गई? वो एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गई। तो अब सेंडर क्या करेगा? वो सारे फ्रेम्स को रीट्रांसमिट करेगा। तो लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट केस में सारे फ्रेम्स रीसेंड होंगे, ना कि एक पर्टिकुलर फ्रेम। अगर हाँ इसने 1, 2 की एक्नॉलेज 0, 1 की एक्नॉलेजमेंट भेज दी है, तो फिर वो सिर्फ 3 को ही भेजेगा। लेकिन अगर किसी की एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, क्योंकि रिसीवर होल्ड करके रखेगा एक्नॉलेजमेंट जब तक उसकी विंडो फुल नहीं हो जाती, तो इस केस में सेंडर को सारे फ्रेम्स रीट्रांसमिट करने पड़ेंगे ऑन द expiry of the timer, on the timeout of the timer. The sender has to retransmit all the frames in the window. So this is a concept of selective reject in case of lost acknowledgement. उसके बाद बड़ा एक छोटा सा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पिगी बैकिंग। तो पिगी बैकिंग हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। पिगी बैकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको नाम सुनने का को मिलेगा इसके बाद, बहुत इंटरव्यूज में पूछा जाता है, और नेटवर्किंग में बहुत ही फेमस है ये कॉन्सेप्ट पिगी बैकिंग का। तो अब क्या है जी, व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग बिटवीन टू सिस्टम्स ए एंड बी, तो आप क्या करते हो? बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होती है। तो सेंडर से रिसीवर और रिसीवर से सेंडर, दिस इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में हम दो चैनल्स यूज करते हैं, वन फॉर द अपलोड एंड सेकंड फॉर द डाउनलोड। लेकिन इससे भी एफिशिएंट मेथड क्या है कि आप एक ही चैनल यूज करो फॉर अपलोड एंड डाउनलोड। तो उससे क्या हो जाएगा? आपका थोड़ा सा रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो अब पिगी बैकिंग क्या डिफाइन करता है? तो मान लीजिए ए और बी दोनों के पास डेटा है सेंड करने के लिए। ए ने डेटा सेंड किया, मान लीजिए फ्रेम 0, बी को रिसीव हो गया फ्रेम 0, क्योंकि अब बी के पास भी डेटा है सेंड करने के लिए। तो वो बी क्या करेगा? वो फ्रेम 0 के लिए ए को एक्नॉलेजमेंट इमीडिएटली वापस नहीं भेजेगा,
वो क्या करेगा, वो एक्नॉलेजमेंट को रोक लेगा, क्योंकि इसके पास भी डेटा है सेंड करने के लिए। तो इसके पास जो डेटा है वो अपने डेटा के साथ एक्नॉलेजमेंट को एम्बेड कर देगा। दिस इज कॉल्ड पिगी बैकिंग। सो पिगी बैकिंग is the concept in which we basically send the acknowledgement with the data। तो इसका फायदा क्या है, आपका चैनल जो है उसकी बैंडविड्थ वेस्ट नहीं होगी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगी। frame acknowledgement back to the sender immediately। वो लेकिन कब भेजेगा, जब उसके पास कुछ डेटा होएगा फॉर द ट्रांसमिशन। तो सेंडर के पास था फ्रेम 0, उसने ट्रांसमिट किया, रिसीवर ने के पास भी डेटा था सेंड करने के लिए, उसने फ्रेम रिसीव करने के साथ ही एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजी, तो रिसीवर ने वेट करी, जब उसने अपना डेटा भेजना है उसने उसके साथ एम्बेड कर दिया। This embedding of the acknowledgement with the data is called piggybacking। So that's all about today's discussion। एडवांटेज हम डिस्कस कर ही लिया, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द बैंडविड्थ, और डिसएडवांटेज है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। और अगर डेटा सेंड करने में ज्यादा देर लग गई रिसीवर को, क्योंकि उसने डेटा सेंड करना है, एक्नॉलेजमेंट उसके साथ भेजनी है, अगर वो ज्यादा टाइम उसने कंज्यूम कर लिया तो उससे क्या होगा, रिसीवर को, सेंडर को विद इन द टाइम फ्रेम एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी और वो रिट्रांसमिशन कर देगा। हम सोच रहे थे चैनल की नो बैंडविड्थ को प्रॉपरली यूटिलाइज करना, लेकिन डिले ज्यादा होने के कारण वो जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रही है वो भी खराब हो जाएगी, क्योंकि टाइम पे एक्नॉलेजमेंट ना मिलने से सेंडर डेटा को वापस रिट्रांसमिट कर देगा। सो दैट कंक्लूड्स टुडे सेशन। आज हमने डिस्कस किया द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइडिंग विंडो ARQ। उसमें हमने गो बैक एन ARQ देखा, और उसके बाद हमने देखा सिलेक्टिव रिजेक्ट। गो बैक एन में हमें मल्टीपल असेंड करने पड़ रहे थे, लेकिन सिलेक्टिव रिजेक्ट में हमने सिर्फ फ्रेम्स को रिट्रांसमिट किया। और के बाद हमने लास्ट में देखा द कॉन्सेप्ट ऑफ द पिगी बैकिंग। आई होप आपको सारा आज का जो आज के टॉपिक्स थे क्लियर हुए। नाउ टेकिंग योर क्वेश्चंस। अब आप अपने म्यूट कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो। पूछो जी डाउट्स। सर लॉस